तो जंतर मंतर को अभी तक जनरेशन जेड या जनरेशन जी जेन जी का प्रतिरोध कहा जा रहा है, लेकिन उसको ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि उसमें समाज के बहुत गरीब तबके शामिल थे। और अब हिंदुत्ववादी गुंडे घूम रहे हैं जो पहचान पहचान कर हमला कर रहे हैं और शिनाख्त कर रहे हैं, और वो चुट्टा घूम रहे हैं। आप इसके कुछ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि ये कानून व्यवस्था का मामला है। ये कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था का मामला है। और वह ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जो सरकार अभी है उस सरकार की शिक्षा की कोई समझ ही नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ तो ये कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण और बाकी लोग, कि सरकार का कोई इरादा विरोध को दबाने का नहीं था, रोकने का नहीं था। लेकिन सरकार का हर एक जो कदम है वह दिखलाई पड़ता है कि वह इस विरोध को होने के पहले, इसके दौरान और इसके बाद जो विरोध में शामिल थे उनसे दुश्मनों की तरह पेश आ रही है। जो दिख रहा था समझौते के समय कि नहीं, ये एक बहुत अच्छे माहौल में परस्पर विश्वास के बीच एक समझौता किया जा रहा है, मालूम हुआ कि ये विश्वास के बीच नहीं था, ये एक धोखाधड़ी थी और किसी तरह तुरंत जंतर मंतर से हटाने की एक तिकड़म थी। संगठित हिंसा शुरू हुई है। उस दिन पहले संगठित हिंसा थी राज्य की, जो पुलिस ने की, और जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय को भी कहना पड़ा कि आप लाठी नहीं चला सकते किसी भी विरोध पर। लेकिन वह सिर्फ लाठी नहीं थी। बिहार में आपने देखा है कि 47 चली, 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और साथ में पब्लिक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो और हम लोग जो बात करेंगे वो इस मसले के बारे में, जो जंतर मंतर में जो आंदोलन था वो जो चल रहा था उस समय, फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और उसके बाद से जो एक दृश्य जो पैदा हो रहा है उसके बारे में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रहलाद जोशी को उनका जिम्मा सौंपा गया है, और प्रहलाद जोशी को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। इस बीच सोनम वांगचुक और गीतांजलि जो उनकी पत्नी हैं, उनके बारे में भी, उनके रवैये को लेकर कई सारे सवाल उठे हैं। कई सारे पुराने वीडियो आए हैं जिसमें जिसमें ऑल्ट न्यूज़ वालों ने वो सरफेस की, जिसमें वो आरएसएस सनातन धर्म के समर्थन में हैं, वो सेकुलरिज्म को इस देश इस संविधान से हटाने के पक्ष में हैं। तो एक अलग तरह का एक और बातचीत अब उसको लेकर चल पड़ी है। अ, मूल बात एक ये भी है कि किस तरह की बच्चों के साथ जो वहाँ पे पुलिस और सिक्योरिटी और आरएएफ इन लोगों ने जो पूरा हिंसा की, और उसमें AK-47 जैसे बंदूकों का इस्तेमाल किया, जो कि हम अमूमन दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपराधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण एक एक कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आँख शायद अब नज़र एक होने का खतरा है। तो इस तरह के लगातार चीज़ें जो होती रही हैं, और अब उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें एक हिंसा सरकार की तरफ से, उस जिन्होंने पुलिस वालों ने जो हिंसा वगैरह की है उसको लेकर वो बहुत अधिक कुछ सक्रिय होते नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा आंदोलन है, इसको अभी तक जो कुछ हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं पूर्ण? इसको मैं आंदोलन नहीं कहता हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया नीतीश इस बातचीत के लिए। अ, अभी तक जो कुछ हुआ है उसे मैं आंदोलन नहीं कहता हूँ। वो एक प्रकार का उभार है, जन उभार है, जिसे आप अपराइजिंग जैसा कह सकते हैं। वह एक प्रतिक्रिया थी प्रायः नौजवानों की, लेकिन उसके और एक ज्वार जैसा उठा। तो जंतर मंतर को अभी तक जनरेशन जेड या जनरेशन जी जेन जी का प्रतिरोध कहा जा रहा है, लेकिन उसको ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि उसमें समाज के बहुत गरीब तबके शामिल थे, और जो नौजवान भी थे वो ज़्यादातर उन तबकों के थे जिनको हम वंचित तबके कहते हैं, अवसरों से वंचित, बाकी चीज़ से वंचित, और जिनके सामने कोई रास्ता नहीं खुला है। तो ये सही है कि हर तबके के थे, लेकिन इन तबकों के लोग भी थे, और शिकायतें ढेर सारी थी। इसके पहले उन शिकायतों को जाहिर करने का कोई सुरक्षित
कोई जगह नहीं थी। अगर आप उन शिकायतों को लेकर जंतर-मंतर पे जाना चाहते, तो आपको पहले ही भगा दिया गया था। लेकिन इसमें योगवश अ, ऐसा रास्ता बना कि बाकी लोग भी आ सकते थे, तो वो आए। तो पहली बात तो इसको आंदोलन नहीं कहना चाहिए, अभी आंदोलन की शक्ल नहीं ले पाया है। ये एक तरह का जन उभार है और एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है, और जैसे एक अंदर का गुबार था, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, जो अचानक फट पड़ा है और बाहर आ गया है। बहुत दिनों से जमा हुआ गुस्सा और तकलीफ, क्षोभ, छटपटाहट, वो सब बाहर आई है, और इसलिए उसकी भाषा वह है जो उस क्षोभ को व्यक्त करने की भाषा होती है। और लोग उसको सुनकर तिलमिला गए हैं, लेकिन ये तिलमिलाहट बहुत जी। दिनों से दिलों में थी। और अब ज़ाहिर हुई है, और जब ज़ाहिर हुई है तो लोग हैरान हो गए हैं कि ये कहाँ छिपी हुई थी। अ, और जिसके खिलाफ ज़ाहिर हुई है, वो और हैरान हो गया है, क्योंकि अब तक उसको यह विश्वास था कि उसने अपनी वाग्मिता से, अपने वाक कौशल से, वाक्पटुता से, अ, जो एक तरह का भुलाव, एक तरह की गलतफ़हमी है, फिर जो इस देश के पढ़े-लिखे लोगों ने बाकी लोगों में डालने की कोशिश की है, कि ये बहुत ही वाक्पटु हैं और इनकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज़्यादा है, जनता को अपने साथ कर लेते हैं। तो लफ़्फ़ाज़ी को और खोखली बयानबाज़ी को वाग्मिता कहा। तो जिस व्यक्ति को भ्रम था कि उसके ज़रिए वो हर चीज़ अपनी तरफ कर लेता है, वो अचानक देखकर बिल्कुल ही हिल गया कि लोगों ने एक तरह से उसे फुटबॉल बना दिया और खेल रहे हैं उसके साथ। ये बहुत भयानक दृश्य था किसी भी डिक्टेटर के लिए। मुझे ध्यान आता है द ग्रेट डिक्टेटर फ़िल्म का वह दृश्य जिसमें हिटलर खेल रहा है गेंद, धरती को गेंद की तरह, और अचानक वो फूट जाता है, वो बलून उसके हुँ। चेहरे पे फूट जाता है। तो ये कुछ वैसा ही हुआ, ये फूट गया। तो ये उभार था, अ, और जब अब ये थमा है, तो उसके बाद संगठित हिंसा शुरू हुई है। उस दिन पहले संगठित हिंसा थी राज्य की, जो पुलिस ने की, और जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय को भी कहना पड़ा कि आप लाठी नहीं चला सकते किसी भी विरोध पर। लेकिन वो सिर्फ लाठी नहीं थी। बिहार में आपने देखा है कि 47 चली, 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने अखबार में सैकड़ों लोगों के चित्र प्रकाशित किए हैं, उन्हें दुश्मनों की तरह, और ये कहा गया है कि इनको आप पहचान करिए और इनकी शिनाख्त करके पुलिस के हवाले कीजिए, इसके लिए इनाम दिया जाएगा। यह अभूतपूर्व है। इसके पहले अगर आपको याद हो तो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, कि जो लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, उनके चित्र बैनर में लगाकर चौराहों पर लगाए गए थे, और उनसे वसूली की बात की गई थी। ठीक यही चीज़ बिहार सरकार ने अभी की है। अखबारों में बड़े-बड़े इश्तहार बच्चों के प्रदर्शनकारियों के चित्र के साथ प्रकाशित किए गए हैं, और इसको लेकर अभी तक कायदे से सर्वोच्च न्यायालय को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए कि ये आप अपने नागरिकों के साथ नहीं कर सकते। अ, आपने अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया देखी होगी, तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग निकले थे, ये शुक्रवारी लोग थे। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। असम में मुसलमान पकड़े गए ज़्यादातर, और अब पुलिस सोशल मीडिया पर चेतावनी दे रही है लोगों को कि आप पोस्ट अपने हटा लें। अ, तो जो दिख रहा था समझौते के समय कि नहीं, ये एक बहुत अच्छे माहौल में परस्पर विश्वास के बीच अ, एक समझौता किया जा रहा है। मालूम हुआ कि ये विश्वास के बीच नहीं था, ये एक धोखाधड़ी थी, और किसी तरह तुरंत जंतर-मंतर से हटाने की एक तिकड़म थी, और उसमें कॉकरोच जनता पार्टी के लोग फँस गए। और उन्होंने ये सिर्फ़ मौखिक आश्वासन पे वो हट गए कि मंगलवार तक टर्म्स कंडीशंस दी जाएँगी, और इस बीच पुलिस ने अपना दमन पूरा चलाया। तो ये इसके बाद की चीज़ है, जिससे ज़ाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ तो ये कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण और बाकी लोग,
कि सरकार का कोई इरादा विरोध को दबाने का नहीं था, रोकने का नहीं था। लेकिन सरकार का हर एक जो कदम है वह दिखलाई पड़ता है कि वह इस विरोध को होने के पहले, इसके दौरान और इसके बाद जो विरोध में शामिल थे उनसे दुश्मनों की तरह पेश आ रही है। वह उनसे इस देश के नागरिकों की तरह पेश नहीं आ रही। और अब हिंदुत्ववादी गुंडे घूम रहे हैं जो पहचान कर हमला कर रहे हैं और शिनाख्त कर रहे हैं, और वो चुट्टा घूम रहे हैं सालों तक। इसमें एक जुनैद नाम का व्यक्ति भी है जो 35 दिनों से लगातार खाना पहुंचा रहा था और अपने मन से ये सब कर रहा था, जो कि और मुझे पता है कि शायद आपको भी अंदाजा हो, कई कई मुसलमानों ने खुद को कहा कि सिर्फ इसे खुद वहां दिखलाई मत दो, नहीं तो आपको फिर निशाना बनाया जाएगा, जो कि उनके साथ जुनैद का ऐसा हुआ ही। तो ये भी एक है कि उसको पूरे उसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल साफ है, जुनैद के साथ जो किया गया, पहले हमें पता चला कि प्रदर्शन के दौरान उसके खिलाफ घृणा अभियान चलाया जा रहा था, वह तो था। लेकिन उस दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसके परिवार को परेशान किया, उनकी शायद पासबुक जब्त की, उनको थाने में बिठाया, सब कुछ किया। ये मुझे एपीसीआर एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के लोगों ने बतलाया कि उनकी टीम वहाँ गई और जुनैद के परिवार से, और वो उन्होंने पुलिस को भी एक तरह से चेतावनी दी। लेकिन फिर जो तुरंत बाद हुआ वो और भयानक था, जिसमें जुनैद का एक तरह से अपहरण किया गया, और जुनैद के मुताबिक अ, उनको मसूरी तक ले जाया गया पूछताछ करते हुए, और मसूरी में छोड़ा गया। तो ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस किसी को मसूरी ले जाके कैसे छोड़ सकती हम सिर्फ 10 मिनट में छोड़ देंगे, हमारे कोई अफसर आएंगे और उनको संतोषजनक अगर उत्तर आप दे देते हैं तो आपको छोड़ देंगे, वरना तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं हम पूरी रात रहे, अफसर नहीं आए रात भर। उसके बाद सुबह को साढ़े 11 के आसपास उनके साहब आए, उन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए कि फंडिंग कहाँ से आती है और क्या काम करते हो, क्यों इतना खाना कैसे बांट रहे हो। हमने कहा सब मिलजुल कर करते हैं, कोई स्विगी से जोमेटो से ये सब ऑर्डर करता है, कोई 10 20 50 पैकेट लोग खाना लाता है, कोई पानी लाता है, इस तरह से मिलजुल कर हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, हम अपने तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। अनु के अच्छा, फिर वो हमारे उत्तरों से संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो। तो हमें गाड़ी में बिठाया, 5 6 घंटे तक हम गाड़ी में चलते रहे। उसके पश्चात जो है हम लगातार चलते रहे, तो हमें हमें उतारा गया जहाँ पर आंखों से पट्टी बनी थी। हम उनको देख नहीं पाए, ना पहचान पाएंगे, ना नाम पता है, क्योंकि हम उनको देख ही नहीं पाए। तो उसके बाद हमने किसी से पूछा जहाँ उतारा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मसूरी है। तो ये एक बहुत भयानक बात है। और असम में भी जो हो रहा है, बंगाल में भी जो हो रहा है, बिहार में, इसका मतलब इसमें शामिल मुसलमानों की अब खास तौर पे पहचान की जा रही है और उनको अलग करके निशाना बनाया जा रहा है। तो इस बात को लेकर पहले से आशंका थी कि यह होगा। 2020 के जो सीए विरोधी प्रदर्शन थे, उसके बाद ये जाहिर हुआ था। उमर खालिद, शर्जील इमाम, बाकी तमाम लोग अभी तक 6 साल से जेल में, और वो सिर्फ मुसलमान होने के चलते जेल में है, और कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें एक दिन भी जेल में रहना पड़े। अ, बाकी लोगों को जमानत भी हो गई है, लेकिन वे उन लोगों को जमानत भी नहीं हुई है। तो और अदालत ने, बल्कि एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 1 साल की कैद की सज़ा दे दी, क्योंकि कहा है आप 1 साल तक जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकते। तो ये एक प्रकार से कैद है उनको। तो मुसलमानों के साथ इस देश में एक ख़ास बर्ताव किया जाएगा, असमान व्यवहार किया जाएगा, ये आशंका थी और ये अब फिर ज़ाहिर हो। तो अब जो भी आंदोलन के लिए आह्वान करें, उनको यह बात स्पष्ट करनी पड़ेगी शुरू। यह एक क्लॉज़ उनको शुरू में देना पड़ेगा, और उनको अब समझौता करते समय यह बात एक शर्त के तौर पे रखनी पड़ेगी, और अभी भी करनी चाहिए कि कम्युनल प्रोफाइलिंग बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। सीजेपी ने कहा है, लेकिन उसे और ताकत के साथ इसको कहने की ज़रूरत है। बाकी पार्टियों को भी कहने की ज़रूरत है। ये सिर्फ सीजेपी का मसला नहीं है, बाकी पार्टियों को भी कहने की ज़रूरत है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करें। ये जो पूरा विषय था कि नीट एग्जाम्स को
से बात जहाँ शुरू हुई थी सीबीएसई पेपर लीक, सीबीएसई की वैल्यूएशन और नीट की पेपर लीक को लेकर, अ, और उसके बाद जो है वो पर जो मूल मुद्दे हैं अपूर्ण जो शिक्षा और परीक्षा को लेकर भारत में, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान जाने से एड्रेस हो गए? क्या वो उसका समाधान निकल आएगा कि एक मंत्री के इस्तीफे से? देखिए, हम लोग शिक्षा पर, इस पूरी परीक्षा व्यवस्था पर अलग से बात कर रहे हैं, जैसे कि ये अलग से ठीक की जा सकती है। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आपके देश में इतनी बड़ी जनसंख्या हो और आपने अवसर इतने कम कर रखे हैं और प्रतियोगिता इतनी गला काट कर दी कि उस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। आप उस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। अभी कोई एक विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में शामिल होने के पहले 5 बार सोचेगा, क्योंकि क्या वो कोचिंग में जा सकता है? क्या वो इसमें इस दौड़ में शामिल ही हो सकता है? पहला प्रश्न उसका ये होगा। तो मूल चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे सार्वजनिक शिक्षा का क्या हुआ? लोगों को समान शिक्षा मुफ्त में देने का वादे का क्या हुआ? जो एक कानून इतने संघर्ष के बाद बना था, आरटीई, उस कानून को इस सरकार ने एक तरह से बेकार कर दिया है। उसके बारे में हमने कोई बात नहीं की। तो जो शिक्षा के बारे में बुनियादी बातें हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात कर रहे हैं और उसमें भी हम ईमानदारी से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीटें इतनी कम हैं और उसके लिए इतनी कलाकाट प्रतियोगिता है कि और उसमें दाँव इतने ऊँचे हैं कि कोई भी उसके लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार हो जाए। तो यह भ्रष्टाचार इसकी पूरी डिज़ाइन में है, जिस तरह से होगा। यह भी प्रश्न है कि इतने बड़े देश में मेडिसिन में इतनी कम सीटें क्यों हैं? आप सीटों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा सकते? आप सरकारी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं ज़्यादा खोल सकते? अ, और वहाँ सीटें क्यों नहीं बढ़ा सकते? आप मेडिकल शिक्षा का स्तर भी ठीक क्यों नहीं कर सकते? इस बात को लोगों ने ध्यान दिलाया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और यहाँ है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 से डेढ़ करोड़ रुपए आप देते हैं। तो ये एक तरह का रिज़र्वेशन है, जिसकी बात आप कर रहे हैं। हम लोग इसकी बात ही नहीं करते। तो बुनियादी चीज़ों पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊपरी चीज़ों पर ध्यान दिए हुए हैं। प्रतियोगिता परीक्षा को कैसे ठीक करेंगे, उसको कभी आप ठीक नहीं कर सकते। आप इसके कुछ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, जैसे कि ये कानून व्यवस्था का मामला है। ये कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था का मामला है और वह ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जो सरकार अभी है, उस सरकार की शिक्षा की कोई समझ ही नहीं है। शिक्षा के नाम पर वह एक तथाकथित राष्ट्रवाद और तथाकथित भारतीयता का प्रचार करने तक सीमित है। शिक्षा तो उसके दिमाग में है ही नहीं, उसके दिमाग में प्रचार है और प्रचार आरएसएस नुमा भारतीयता का और आरएसएस नुमा राष्ट्रवाद का। उसमें विज्ञान का क्या हो रहा है, उसका कबाड़ा किया जा रहा है। अगर आप आईआईटी में जाएँ, फ़र्ज़ कीजिए, इस पूरी प्रतियोगिता के बाद और वहाँ जाकर आप पंचगव्य पर शोध करें। वहाँ जाकर आप आईआईटी के डायरेक्टर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उस तरह के बयान दें। तो फिर इस आईआईटी में जाने का मतलब ही क्या है? और उसके बाद आपको ये सब आपको कुछ पेपर हम लीक जो कमेटी बनाई गई नीले कानी के साथ, उसमें आपको उसका एक सदस्य बनाया जाए, जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं और जो गौमूत्र के बहुत बड़े चैंपियन हैं, और वो उसमें वहाँ पे बहुत सारा विज्ञान भी देख रहे होते हैं, तो वो बताएँगे कि पेपर लीक कैसे नहीं होगा। इसके सारे सदस्यों के बारे में अ, वायर ने लिखा है कि इन सबका की पृष्ठभूमि क्या है और किस तरह ये सब जी। के सब संदिग्ध हैं। तो ये सारे संदिग्ध लोग मिलकर एक परीक्षा व्यवस्था को ठीक करने वाले और ये कि जी, हैं। और जैसे पहले एयरफोर्स का इन्होंने जहाज उतार दिया था, जैसे कि ये कोई सुरक्षा का मामला है, उसी तरह इसमें इंटेलिजेंस के पूर्व अधिकारियों को रखा गया। तो ये सब कुछ फिर लोगों को एक झांसा देने की कोशिश है, क्योंकि इसके पहले भी कमिटीज़ बनी हैं। उन कमिटीज़ की रिपोर्ट का क्या हुआ? 2024 की रिपोर्ट, बाकी रिपोर्ट, उनका क्या हुआ?
अब फिर आप एक नई कमेटी बना रहे हैं। उन रिपोर्ट्स को क्या आपने जारी किया? क्या उन पर बहस की? क्या वो संसद में रखी गई? क्या उस पर देश में बहस चलाई गई शिक्षाविदों के बीच? कुछ नहीं। तो यह सरकार दरअसल एक झांसे से दूसरे झांसे की सरकार है। एक झांसा दिया, थोड़े दिन काम चल गया, फिर आवाज उठी, फिर दूसरा झांसा दिया, फिर थोड़े दिन काम चल जाए। और चूंकि मीडिया पूरी तरह से इस झांसेबाजी में शामिल है, तो सरकार निश्चिंत रहती है कि लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है। आज सीजेपी ने कुछ 2 चीज़ें कही। एक तो उन्होंने कहा है कि ये उनके साथ जो सरकार का जो बातचीत हुई है, जो समझौता है, वो सरकार ने तोड़ दिया है क्योंकि ये उस पे केसेस दर्ज कर रहे हैं। और उनमें जो सौरभ है, वो शायद एक वेबसाइट वगैरह बना के कुछ उनका एक कलेक्टिव कहीं एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जहाँ पे आंदोलन छात्रों के साथ पुलिस ने ज्यादतियाँ की थी। तो ये मामला एक तरफ तो शिक्षा का भी है, और साथ साथ जैसे कि हम देखते हैं कि वो गृह मंत्रालय और सुरक्षा को लेकर काफी सारा उसमें की भूमिका रही है इस पूरे उसमें, जहाँ पर छात्र जो हैं वो दरअसल दुश्मनों की तरह उनके साथ बर्ताव किया गया। उसमें लड़कियां भी हैं, उनके साथ बदतमीजियां भी हुई हैं काफ़ी सारी। वो खुद आगे निकलकर बोल भी रही हैं। और साथ ही पर उसका कोई, और उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को इंचार्ज बनाया गया है इस मंत्रालय का, जो खुद ही अ, शुरू में जो मैं कहा था कि बिल्किस बानो के उसमें वो साथ में थे, समर्थन में थे, जो उनके बलात्कार के अपराधी लोग थे उनके साथ ही। तो इस सब से क्या समझ में आना चाहिए? नहीं, एक तो जो आपने कहा कि जो नया मंत्री आया है, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि यह शिक्षा व्यवस्था ठीक होने की शुरुआत ही नहीं हो सकती जब तक ये सरकार रहेगी। क्योंकि इस सरकार में शिक्षा की समझ आरएसएस की समझ है, और वो शिक्षा है ही नहीं, वो प्रचार है एक प्रकार का। और उसमें धीरे-धीरे इस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उसमें धीरे-धीरे शिक्षा को रद्दी से और रद्दी बनाया जाएगा। तो मैं इसे शिक्षा का घटियाकरण या रद्दीकरण कहता हूँ कि उसको रद्दी में तब्दील कर दिया जाए। तो आप अभी मेरी बहन जो एक 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 जगह प्रधान अध्यापिका हैं, वो बतला रही थी कि विज्ञान छोड़ दीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जिस तरह का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई क्रम ही नहीं है, जिस तरह की पाठ्य पुस्तकें। तो हम इतिहास पढ़कर इतिहास अ, 12वीं में हम इतिहास नहीं जान पाएँगे, हम भूगोल नहीं जान पाएँगे, हम विज्ञान नहीं जान पाएँगे, हम गणित नहीं जान पाएँगे। तो पहले तो सबके दिमाग में ये साफ हो जाना चाहिए कि जब तक यह सरकार रहेगी, आप कृपया उम्मीद ना करें कि कोई नया शिक्षा मंत्री आने से शिक्षा में रिफ़ॉर्म होगा। अगर अंग्रेज़ी शब्दों से ही हमारी इतनी में रुचि है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये रिफ़ॉर्म नहीं है, हर दिन शिक्षा डिफ़ॉर्म होती चली जाएगी। तो अगर तुकबंदी में ही हमारी रुचि है, तो रिफ़ॉर्म नहीं, ये डिफ़ॉर्म। और इसमें हर दिन आप डिफ़ॉर्म होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पहचान में नहीं आएगा कि क्या ये शिक्षा है। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ। अब हमें पहचान में नहीं आते जिस तरह के पाठ्यक्रम हैं। 4 साल का स्नातक, 1 साल का स्नातकोत्तर एमए, 4 साल का बीए। जिन छात्रों ने 4 साल का बीए दिया, वो अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा किया गया। लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कहीं कोई तैयारी नहीं है 1 साल के एमए की। जिसको रिसर्च किया जा रहा है, वो पूरी तरह से धोखाधड़ी है। तो अगर हम इस सारी धोखाधड़ी में खुश हैं, तब तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तब आप धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी का स्वागत करें। और प्रहलाद जोशी हों या धर्मेंद्र प्रधान, ये सब आरएसएस की फैक्ट्री से निकले हुए हैं। तो इनमें कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है ना? और इनमें कोई शिक्षा को लेकर समझ हो, इसकी उम्मीद करना मूर्खता से अधिक कुछ नहीं है। और यह भी कहा, आपने देखा होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किस प्रकार किया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एक शहादत के रूप में पेश किया जा रहा है कि उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। उनको पगड़ी पहनाई गई, उनके नारे लगाए गए, कोई शर्मिंदगी नहीं है, किसी तरह की लज्जा नहीं है, एक ढिठाई है। और उस ढिठाई के साथ ये नया व्यक्ति अ, आए हैं। यह ढिठाई प्रधानमंत्री में दिखलाई पड़ी।
जिन्होंने सोचा कि अच्छा कमी कहाँ रह गई थी? कमी रह गई थी कि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था और मैं रील नहीं बना रहा। तो उन्होंने ढिठाई के साथ रील बनाना शुरू किया। जब उनका मज़ाक उड़ा, लेकिन वो ढिठाई जारी है। एक के बाद एक अभी भी उनको विश्वास है कि वो उसके ज़रिए जीत लेंगे। और आज मैंने इस ढिठाई का एक दूसरा नमूना देखा। जब मैं गुज़र रहा था लोधी रोड से, तो मैंने बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स देखी। ये मैं आप दिखाना भी चाहूँगा, ये ढिठाई कैसे जारी है। तो मैंने रोक कर और तस्वीर ली उसकी। वो आप देखिए, मैं उसे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इन्हें ऐसा लगा कि मामला जेन ज़ी तक नहीं पहुँचने का है। देख रहे हैं आप? ये है जेन ज़ी फॉर मोदी। मोदी की स्पेलिंग भी बीजेपी वालों ने मोंदी कर दी। तो अब इनको ऐसा लगता है कि मामला असल में ये था कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, और फिर ये विश्वास अपने आप को भ्रम में डालना और अपने समर्थकों को भ्रम में डालना कि जेन ज़ी मोदी के साथ खड़ी है, भले ही मोदी की स्पेलिंग मोंदी हो गई। तो एक ढिठाई से दूसरी ढिठाई में ये जा रहे हैं। और इस बात को लोगों को बार-बार बताने की ज़रूरत है कि आपका भला नहीं होगा उस दिन तक जिस दिन तक यह सरकार रहेगी सत्ता में, और आपके बच्चों के बुरे से बदतर दिन आते जी। चले जाएँगे हर रोज़। खराब पाठ्यक्रम, खराब पाठ्यचर्या, खराब शिक्षक, खराब व्यवस्था और ढिठाई ऊपर से। जी। तो अभी इसका जो आगे क्या होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है? एक तो ये कि हाँ, अभी हमने वो पढ़ा नहीं जो सरकार जिस कागज़ को लेकर आएगी या जो ये जो कमेटी बताएगी कि कैसे लीक प्रूफ परीक्षा होगी। पर जो शिक्षा के जो बाकी मसले हैं, जो छात्रों के जो आंदोलन हैं, वो उनकी जो तकलीफ़ें हैं, वो तो घट नहीं रही, वो तो बढ़ती हुई दिखलाई दे रही हैं इस पूरे उसमें। तो ये आगे किस तरह से होता हुआ दिखलाई देगा? देखिए ना, 2-3 बातें हैं। आपने रथिन रॉय को इंटरव्यू किया है पहले, और इन रथिन रॉय ने लेख भी लिखा है। राहुल गांधी ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने तकरीबन रथिन रॉय की बात की। रथिन रॉय ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम अपने माता-पिता की पीढ़ी से बेहतर आर्थिक स्थिति में थे। लेकिन अब ये खतरा पैदा हो गया है कि अब ये जो बाद की पीढ़ी है, ये अपने माता-पिता से बदतर आर्थिक स्थिति में रहेगी। अगर आप मोटा-मोटी देखें, तो ये मामला पूरी अर्थव्यवस्था का है। शिक्षा उसका एक हिस्सा है, ठीक? और शिक्षा जो पहले सबको समान अवसर, एक ही जगह थी शिक्षा, जिसमें ऐसा लगता था कि ये सबके लिए समान अवसर पैदा करेगी। अब वो क्या है? अब वो जुआ है। आप उसमें जाते हैं, जुआ खेलते हैं आप। तो जो समान अवसर की जगह थी, जहाँ गतिशीलता की संभावना थी, और कहीं गतिशीलता तो मिल नहीं सकती थी, शिक्षा से ही मिल सकती थी। अब वह गायब हो गया। अब ये पूरी तरह से जुआ है। प्लेसमेंट, ये, वो, तो हम जुआ खेल रहे हैं। हम जब तक इस अर्थव्यवस्था को नहीं बदलेंगे, इस पर पूरा पुनर्विचार नहीं करेंगे, तब तक हम शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक नहीं कर सकते। जो बाज़ार के लोग हैं, कुछ दिन पहले मुझे एक पत्रकार ने कहा कि हम आपसे अनएम्प्लॉयबिलिटी पर बात करना चाहते हैं। असल में लोग अनएम्प्लॉयबल हैं। मैंने कहा एम्प्लॉयबल, अनएम्प्लॉयबल का क्या मतलब? जो विश्वविद्यालय हैं, उनका काम ऐसे विद्यार्थियों में एक क्षमता देना है कि उनकी समझ में लचीलापन आए, उनमें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आए, डेप्थ आए, एनालिटिकल एबिलिटी आए, तो वो किसी भी स्थिति के साथ निपट सकें। ये तो बाज़ार करता है ना कि उसको मुनाफ़ा ज़्यादा चाहिए, तो अब वो इसमें ऑटोमेशन ला दे, उसमें ऑटोमेशन ला देगा। तो विश्वविद्यालय का काम ये नहीं है कि वो बाज़ार को फ़ॉलो करता रहे। बाज़ार व्यर्थ कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को मुनाफ़े के लिए। आरोप वो विश्वविद्यालय पर लगा रहा है। एक तरफ तो ये बात है, और तो इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये बात है कि हम इतना ज़्यादा अब राष्ट्रवाद और भारतीयता पर आ गए हैं
कि हमें इसकी भी परवाह नहीं है कि सामान्य भाषा की क्षमता हमारे पास है कि नहीं, सामान्य गणितीय क्षमता है कि नहीं, क्योंकि हम नारा लगाने वाली कौम में तब्दील हो गए। नारा लगाना, भजन करना, ये 2 कर रहे हैं। तो हम नए लोगों को क्या कह रहे हैं, आरएसएस के मुखिया को मैंने आज कहते हुए सुना कि नहीं, नहीं, उनको जेन ज़ी से बड़ी उम्मीद है क्योंकि वो भजन क्लबिंग कर रही है। इतनी सतही समझ है सबकी। तो भाषा की फ़िक्र नहीं, किसी दूसरी क्षमता की फ़िक्र नहीं, सिर्फ़ ये कि आप जय श्री राम नारा लगा सकते हैं कि नहीं, और राष्ट्रवाद कर सकते हैं कि नहीं, और वंदे मातरम गा सकते हैं। तो हम अगर इन 2 चीज़ों से नहीं निकलेंगे, इस अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था के इस मॉडल से और राष्ट्रवाद के इस मॉडल से, तो हम शिक्षा को ठीक नहीं कर सकते। तो इस बातचीत को हम लोग यहाँ रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णानंद। अभी कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और आप देख सकते हैं कि उस समय सरकार का रवैया उन कांवड़ियों के साथ किस तरह का होगा। किस तरह की बेहूदगियाँ, किस तरह की चीज़ें वो लोग करते हैं बाकी लोगों के साथ, ये भी देखने समझने उसके भी वीडियोज़ आते हैं, वो भी देखने की बात है। और हम देख सकते हैं कि सरकार का उन नौजवानों के साथ कैसा बर्ताव रहा जो कि छात्र हैं, जो कि पढ़ने लिखने में यकीन करते हैं, जिनको लगता है कि वो ईमानदारी से पढ़ेंगे और परीक्षाएँ देंगे तो ज़िंदगी में कहीं कुछ आगे बढ़ सकेंगे। उसको लेकर सरकार का रवैया कैसा रहा, ये अभी भी डेवलपिंग स्टोरी है, ये जब तक ख़त्म नहीं हुई है और ये अभी आगे चलती हुई दिखलाई पड़ती है और मेरे ख़्याल से ज़ाहिर तौर पे दिख रहा है ये कि इसको भी सरकार और सरकार के यहाँ जो सोचने समझने वाले लोग हैं, उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया पूर्णानंद इस बातचीत के लिए और दर्शकों आपका भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये इस जंतर मंतर में जो आंदोलन जो जन उभार जो पूर्णानंद कह रहे थे वो जो खत्म हुआ है, पर वो दरअसल खत्म नहीं हुआ है, वो इसका सिलसिला जारी है और वो जो मूल प्रश्न हैं, जो समस्याएँ हैं, वो अभी भी अपनी ज़िंदा हैं और जिनका समाधान होता हुआ हम शायद नहीं देख पा रहे हैं। अ, तो इस पे हम लोग अपनी निगाहें बनाए रखेंगे और इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने हमख़याल लोगों के साथ इस बारे में बातचीत करिए। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं, आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं? और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएँ, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स आप तक लाते हैं, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।